हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। बहुत सारी बातें हम लोगों ने शुरू में किया था, फोर्स क्या है। उसके बाद हमने शुरू किया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले किसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसमें किसके बारे में डिस्कशन हुआ था, इनर्शिया के बारे में, कि अगर ज़्यादा मास होगा तो बॉडी के कंडीशन ऑफ मोशन, दैट इज़ रेस्ट से मोशन में लाने के लिए या मोशन में बदलाव लाने के लिए उसके यूनिफॉर्मिटी को नॉन यूनिफॉर्म, मतलब उसको उसके स्पीड को चेंज करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। अगर ज़्यादा मास होगा तो कम मास होगा तो कम फोर्स लगाना पड़ता है। वो जो इनेबिलिटी है खुद अपने आप नहीं चेंज होने की, विदाउट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, उसको बोलते हैं इनर्शिया, एंड मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ये बातें हो चुकी थी। उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने ये जाना था कि वो जो फोर्स लगाएंगे कितना लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोगों ने एक फार्मूला जाना, जिससे फोर्स का फार्मूला क्या आया था सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, मेनली था F इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी। ये क्या है हमारा, चेंज इन मोमेंटम, और ये टाइम टेकन। इसी को हम आगे लेके बढ़ा तो क्या आया था, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे मास को हम लोग कांस्टेंट मान के बात कर रहे हैं, और जितनी सारी बातें हम करेंगे यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। वैसे वेरिएबल फोर्स भी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें जाना था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ इनर्शिया के बारे में बताता है, और सेकंड लॉ फोर्स का फॉर्मूला देता है। और फोर्स के फॉर्मूले से ही हम लोगों ने ये बात समझ गया था कि अगर फोर्स का फॉर्मूला मैं मास इंटू क्या लिखूँ, एक्सेलरेशन, और इसको क्या पुट करूँ, जीरो। मास तो जीरो नहीं हो सकता, तो एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम टेकन, ये क्या होगा, जीरो। दैट इज वेलोसिटी का चेंज क्या होगा, जीरो। वेलोसिटी चेंज नहीं होगा मतलब स्पीड और डायरेक्शन खुद चेंज नहीं होगा अगर फोर्स का वैल्यू क्या हो, जीरो। नेट फोर्स का वैल्यू किसी बॉडी पर क्या हो, जीरो हो, तो बॉडी के वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। यही तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बताता है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिससे एक सिस्टम तैयार हुआ। मतलब ये कि मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। ए अगर बी को आके क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, तो ए और बी ये मिलके एक सिस्टम तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ, दोनों मिलके एक सिस्टम तैयार हुआ। बोल सकते हैं दिस इज अ सिस्टम ऑफ बॉडीज ए एंड बी। दैट मीन्स हमने यहाँ क्या किया कि ए ने किस पर फोर्स लगाया, बताइए, बी पर। पहले हम लोगों ने ये सोचा कि ए क्या करेगा, बी को पुश करेगा, ए बी को पुश करेगा, दैट इज ए इज अप्लाइंग फोर्स ऑन बी। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि बी भी फोर्स लगाएगा किस पर, ए पर। यहाँ पे बहुत सारी बातें करनी है। एक बात तो समझ आ गई कि बेसिक बात क्या हो गई, कि पहली बात ये कि जब फोर्स लगता है तो क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। मैं एक बात कह दूं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जब बात करेंगे एक्शन रिएक्शन पेयर में, मैग्नेटिज्म में एक एक्सेप्शन आएगा जहाँ पे ये वैलिड नहीं होगा, तो इसका ख्याल रखिएगा। तो उसके अलावा अभी तक जितनी सारी बातें हम लोग करेंगे, हर जगह एक्शन रिएक्शन पेयर वैलिड है। तो मैं क्या कह रहा था कि एक ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, ये दोनों मिलके क्या तैयार हुआ, एक सिस्टम तैयार हुआ। ये सिस्टम में ए ने किस पर फोर्स लगाया, बी पर। ये पूरा अकेले एक सिस्टम अगर है तो ए जो बी पर फोर्स लगाएगा और बी जो ए पर फोर्स लगाएगा, दीज टू फोर्सेस, इन दोनों को मिलके हम क्या कहेंगे, इंटरनल फोर्सेस। कौन सा फोर्सेस, क्योंकि एक सिस्टम में दो बॉडीज हैं या दो पार्टिकल्स हैं। एक सिस्टम में पार्टिकल्स आपस में जो एक दूसरे को फोर्स लगाता है, दोज आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस। मेरी बात समझ आ रही है। यहाँ जो पार्टिकल्स होंगे वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ए और बी मिलकर एक सिस्टम है। ए ने किस पर फोर्स लगाया, बी पर, तो बी भी किस पर फोर्स लगाएगा, ए पर। एक बात करेंगे, अभी बात समझ आएगी। क्वेश्चन ऐसा होता है कि पहले कौन लगाया, ए ने बी पर लगाया या बी ने ए पर लगाया। तो ये हमारा मिसकंसेप्शन होता है। ऐसा लगता है कि पहले ए ने बी पर लगाया, ऐसा नहीं। जो ही ए ने बी पर लगाया, तू ही बी ने किस पर लगाया, ए पर लगाया। ऐसा हमें लगता है कि ए गया बी को मारने, लेकिन जो ही ए ने बी को मारा, एट द सेम इंस्टेंट बी ने भी किसको मारा, ए को मारा। तो ये आपका मिसकंसेप्शन पहले ही खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ए ने किसको पहले मारा, बी को, ऐसा नहीं है। ए ने बी को मारा और बी ने ए को मारा एट द सेम इंस्टेंट। पहले कौन मारा, पहले कोई नहीं मारा, दोनों एक साथ मारा। चलिए इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक बात समझ आ गई कि फोर्स ए जो लगाएगा किस पर, बी पर, फोर्स जो बी पर लगाएगा ए पर। ए पहले फोर्स किस पर लगाया, ए ने फोर्स किस पर लगाया, पहले तो नहीं, ए ने फोर्स किस पर लगाया, बी पर। तो एट द सेम इंस्टेंट बी भी किस पर फोर्स लगाएगा, ए पर। दैट इज ए ने बी पर क्या किया, एक्शन
तो बी ने ए पर क्या किया, रिएक्शन, दोनों फोर्स है, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। पहले कौन लगाया, पहले कोई नहीं लगाया, पहले कोई नहीं लगाया, जो ही ए ने बी पर लगाया तो ही बी ने ए पर फोर्स लगाया। दैट इज दोनों फोर्स एक ही इंस्टेंट में हुआ। ए ने बी पर जिस नेचर का फोर्स लगाया वही नेचर का फोर्स बी ने किस पर लगाया, ए पर। दैट इज जैसे यहाँ पे एक मार्कर है, ये मार्कर को अर्थ अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ऐसा लगता है कि वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस पेन को अर्थ ने जितने फोर्स से अट्रैक्ट किया वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो पेन भी अर्थ को उतने ही फोर्स से क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो आपके दिमाग में अभी ये चल रहा होगा कि अर्थ को पेन भी उतने ही फोर्स से अगर अट्रैक्ट करती है तो पेन अर्थ के नज़दीक क्यों जा रहा है, पेन के नज़दीक अर्थ क्यों नहीं आ रहा है। ये रीज़न है एक्सेलरेशन का। अर्थ का एक्सेलरेशन बहुत कम होता है और पेन का एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होता है अर्थ के एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में। ये समझेंगे क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने क्या बोला, फोर्सेस सेम हो गए, जितना फोर्स अर्थ इस पर लगाएगा, किस पर, पेन पर, उतना ही फोर्स पेन भी किस पर लगाएगा, अर्थ पर। लेकिन चूंकि अर्थ का मास ज़्यादा है तो अर्थ का एक्सेलरेशन कम है और इस मार्कर का मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा है। धीरे धीरे चीज़ें समझ आएंगी, हम लोग धीरे धीरे बातें करेंगे। पहले एक बात समझ आएगी, आ गई कि ए ने किस पर फोर्स लगाया, बी पर, तू ही उसी इंस्टेंट में बी ने किस पर फोर्स लगाया, ए पर। एक दूसरे के क्या होगा, ऑपोजिट होगा। जितना फोर्स ए बी पर लगाएगा उतना ही फोर्स बी भी ए पर लगाएगा। मेरी बात समझ आ रही है। तो इसको हम लोग एक बात तो समझ गए, एक ही इंस्टेंट में लगेगा, नेचर भी सेम होगा। अगर ये उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है तो वो भी इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। ये उस पर फ्रिक्शन लगा रहा है तो वो इस पर भी क्या लगा रहा है, फ्रिक्शन लगा रहा है। ये उस पर टेंशन लगा रहा है तो वो भी इस पर क्या लगा रहा है, टेंशन लगा रहा है। तो आप ये समझें कि जब एक्शन का रिएक्शन होगा, एक्शन जिस नेचर का होगा रिएक्शन भी उसी नेचर का होगा। एक्शन रिएक्शन में पहले कौन होगा, दोनों सेम इंस्टेंट में होगा, जो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, दोनों का फोर्स का वैल्यू सेम होगा। किसमें डायरेक्शन क्या होगा, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होगा और एक ही लाइन में होगा। ऐसा नहीं कि इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, लाइन भी क्या होगा, सेम होगा। ये जो मैं जितनी सारी बातें कर रहा हूं ना, ये सब बात समझ आएगी। और ये मार्कर किस पर फोर्स लगा रहा है, अर्थ पर। अर्थ किस पर फोर्स लगा रहा है, मार्कर पर। मेरी बात समझ आ रही है। तो एक लग रहा है मार्कर पर और दूसरा फोर्स लग रहा है अर्थ पर। दैट मीन्स कि दोनों एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लग रहा है। ये जो फोर्सेस लग रहे हैं दोनों अलग अलग, ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर लग रहा है। और दोनों को मिलकर जब एक सिस्टम मानते हैं तो आपस में वो कौन से फोर्सेज हैं, इंटरनल फोर्सेज हैं। कौन से फोर्सेज हैं, धीरे धीरे चीजें समझ आएंगी। पहली बात समझ आ गई कि इंटरेक्शन से फोर्स होता है और जब फोर्स होगा तो पेयर में होना जरूरी है। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। और मैंने बोला मैग्नेटिज्म में एक एक्सेप्शन आएगा, वो अभी आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, इन एनी इंटरेक्शन, इन एनी, मैं फिर कह रहा हूं कि एनी में मैग्नेटिज्म में क्या आएगा, एक्सेप्शन आएगा। वो आप क्लास 12th में पढ़िएगा, आपको कोई अभी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। इन एनी इंटरेक्शन मतलब दो बॉडीज के बीच क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, बिटवीन टू बॉडीज, द फोर्स अप्लाइड बाई, the force applied by the first body on the second is equal to, on the second is equal to, is equal and opposite, equal and opposite to the force applied by the second body by the second body on the first। ये एक बड़ा सा डेफिनेशन है लेकिन ये आप अगर याद कर लें तो बेहतर है। इन एनी इंटरेक्शन बिटवीन टू, दो बॉडी के इंटरेक्शन मतलब क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, एक बॉडी दूसरे पर लगा रहा है। द फोर्स अप्लाइड बाय द फर्स्ट बॉडी, पहला बॉडी किस पर लगा रहा है, ऑन द सेकंड बॉडी।
पहला बॉडी जितना फोर्स सेकंड बॉडी पर लगाएगा उतना ही फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल भी होगा मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होगा, ऑपोजिट होगा, टू द फोर्स अप्लाइड बाय द सेकंड बॉडी ऑन द फर्स्ट। फर्स्ट जितना सेकंड पर लगाएगा उतनी ही मैग्नीट्यूड का सेकंड भी किस पर लगाएगा, फर्स्ट पर लगाएगा, और एक दूसरे के क्या होगा, ऑपोजिट होगा। और क्या होगा, सेम इंस्टेंट में होगा। पहले कौन लगाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, एक्शन पहले होगा नहीं, रिएक्शन पहले होगा नहीं, दोनों साथ में होगा, दोनों क्या होगा, साथ में होगा। मेरी बात समझ आ रही है? छोटा सा डेफिनेशन है, वैसे बड़ा सा है मैंने कहा, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि याद नहीं होगा। आप इसको नोट डाउन कर लें, या एस सी वर्मा आपके पास है तो आप इसको एस सी वर्मा से भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ पे क्या किया, एक हमारा क्या रखा हुआ है, यहाँ पे एक बुक रखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये बुक किस पर फोर्स लगाएगा बताइए, सरफेस पर, वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। बुक किस पर फोर्स लगा रहा है, सरफेस पर। वैसे पहले कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है इस पर mg वाला फोर्स। चलिए समझते हैं, पहले इतना नोट डाउन कर लें। In any interaction between two bodies, the force applied by the first body on the second body is equal and opposite to the force applied by the second body on the first. Okay? प्रोसीड करते हैं हम लोग। न्यूटन का थर्ड लॉ हमारा शुरू हो गया है, इसमें बहुत सारी बातें अभी करनी है, अभी आप हार न मान जाए, बहुत कुछ करना है अभी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, एक्शन एंड रिएक्शन। ये जो एक बॉडी दूसरे पे लगाता है, दूसरा पहले पे लगाता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन। डेफिनेशन में ऐसा लिखा हुआ भी रहता है, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। नाम सुने होंगे, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। मेरी बात समझ आ रही है? एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, इसमें कोई शक नहीं। एक्शन एंड रिएक्शन क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा और एक दूसरे के क्या होगा, ऑपोजिट होगा। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लें। हाँ, अब देखिए, आप ये ना समझें जैसे एक बॉडी है, ठीक है ना, m मास का बॉडी है, m मास का बॉडी पर अर्थ कितना फोर्स लगा रहा है, mg। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्चुअली ये फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ का सेंटर और इस बॉडी का सेंटर, दोनों के बीच ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वाला फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो आप ये समझ जाएं, फिर क्या होगा, ये mg फोर्स लगा रहा है, और ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट पर किधर फोर्स लगा रहा है बताइए, ऊपर की तरफ। इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये कांटेक्ट फोर्स है। कौन सा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स। तो आप समझ जाइए कि ये सरफेस इस बॉडी पर कौन सा फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं बताइए, नॉर्मल रिएक्शन। फिर मैं कह रहा हूं, मैंने क्या बोला, एक फर्स्ट बॉडी किस पर फोर्स लगा रहा है, सेकंड पर, और सेकंड किस पर लगा रहा है, फर्स्ट पर। दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर लग रहा है। यहां आप ध्यान देंगे तो ये बॉडी m मास का, एक बॉडी A m मास का, जिस पर अर्थ कितना फोर्स लगा रहा है अपने सेंटर की तरफ, mg, और अर्थ का सरफेस भी उसी बॉडी पर कितना फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन, कैपिटल N। दोनों फोर्स किस पर लग रहा है, ए बॉडी पर लग रहा है। कौन सा बॉडी पर लग रहा है, तो मैंने क्या बोला था, लेकिन यहाँ पे देखिए, बॉडी वर्टिकली किस में था, रेस्ट में था, और रेस्ट में है, दैट इज जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना फोर्स नीचे लग रहा है। एन बराबर क्या हो गया, mg। दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। लेकिन आप ध्यान दें कि नॉर्मल फोर्स कैसा फोर्स है बताइए, वो भी ऑब्जेक्ट ए पर लग रहा है, और mg वो भी ऑब्जेक्ट ए पर लग रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या, ऑपोजिट। लेकिन दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर नहीं है, और दोनों का नेचर भी अलग है। ये कॉन्टैक्ट फोर्स है और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। पहली बात कि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर लगना चाहिए, दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर होना चाहिए, दोनों एक ही इंस्टेंट पर लगना चाहिए। यहाँ पे एक दूसरे के ऑपोजिट जरूर है, लेकिन ये सेम ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। दैट इज ये ए मास के ए बॉडी पर mg फोर्स लग रहा है, और दूसरा जो फोर्स लग रहा है वो भी किस पर लग रहा है, ए वाले बॉडी पर ही लग रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन आप देखें, और जो कंडीशंस हैं n और mg, n ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, दोनों बराबर है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ऐसा लगेगा कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर में क्या होता है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगता है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, वो तो है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं है। नेचर भी सेम होना चाहिए, नेचर अलग अलग है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है।
मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका ख्याल रखें कि जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाए और बराबर हो जाए तो एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, ये जरूरी नहीं है। दैट इज एन एंड एम जी आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर, आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। वाई? बिकॉज एन और एम जी दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, दोनों का नेचर सेम नहीं है। ठीक है, इस चीज़ों का ख्याल रखना है कि जस्ट बराबर हो जाए, एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो क्या होगा? एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। हाँ, ये बॉडी पर अर्थ कितना फोर्स लगा रहा है? mg, उतना ही फोर्स ये बॉडी भी किस पर लगा रहा है? अर्थ पर लगा रहा है। वो m मास का बॉडी अर्थ पर जितना फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उतना ही फोर्स अर्थ भी उस बॉडी पर लगा रहा है। वो दोनों, जैसे मैं बोलूं, ये दो मार्कर है, इस पर मास m है, इस पर भी मास कुछ m है, कुछ मास है, कुछ, दोनों के बीच कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बहुत कमजोर फोर्स है जिसकी वजह से आपको इंटरेक्शन का कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अर्थ और प्लेन के बीच पता चलता है। इसीलिए क्योंकि दोनों में अगर दोनों के मास का प्रोडक्ट निकाला जाए वो बहुत ज्यादा होता है। तो दोनों के बीच कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये मार्कर इस ब्लैक मार्कर पर, ब्लू मार्कर ब्लैक मार्कर पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स ब्लैक मार्कर भी किस पर लगा रहा है? ब्लू मार्कर पर। ये दोनों कौन से पेयर्स हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, ये मार्कर है, ये मार्कर किस पर फोर्स लगा रहा है? अर्थ पर। जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स अर्थ भी उस मार्कर पर लगा रहा है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है बताइए? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बताइए, मास इनटू एक्सेलरेशन में एक का मास ज्यादा है, एक का फोर्स कांस्टेंट है, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन एक का मास ज्यादा है। जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। इसीलिए मार्कर रेस्ट से किसमें आ जाता है? मोशन में, जिसमें आप जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो आराम से आप समझें, ज्यादा चिंता ना करें। फिर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे m मास का बॉडी है और उसको क्या किया? अट्रैक्ट किया, नीचे की तरफ mg फोर्स लगा, सरफेस ने ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा, दोनों बराबर हुआ, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हुआ। लेकिन चूंकि दोनों फोर्स किस पर है? m मास के बॉडी पर है, इसीलिए एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। अलग बात है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है और बराबर भी है, तब भी नहीं है वो एक्शन रिएक्शन पेयर। ये ख्याल में रखना है। एक्शन रिएक्शन पेयर में दोनों का नेचर सेम होगा, दोनों सेम इंस्टेंट पे होगा, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, एक ही लाइन में होगा। मेरी बात समझ आ रही है? और भी कुछ छूट रहा है तो आप देखेंगे। और एक्शन रिएक्शन पेयर दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर लगता है। किस पर लगता है? ए बी पर लगाता है और बी ए पर लगाता है। इसका ख्याल आपको रखना है। और दोनों मिलकर कौन से फोर्स होते हैं? इंटरनल फोर्सेस। तो आप क्या लिखिएगा बताइए? पॉइंट एक्शन एंड रिएक्शन पहले कौन लगता है? सेम टाइम पर लगता है। आर एट द सेम इंस्टेंट, आर एट द सेम इंस्टेंट, दोनों एक इंस्टेंट पे होता है। और क्या होता है? एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ऐसा नहीं कि दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पर लगता है। एक्शन और रिएक्शन तो आप जान ही लिए कि एक दूसरे के ऑपोजिट होगा और इक्वल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इससे क्या पता चला? कोई भी फोर्स जो इक्वल और ऑपोजिट होगा, ये जरूरी नहीं है कि क्या बनेगा? वो एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा। एनी पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, एनी पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, ऑपोजिट forces is not एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ये सब ख्याल रखें कि एक्शन रिएक्शन पेयर में क्या होगा? सेम इंस्टेंट पे होगा, डिफरेंट बॉडीज पर होगा, इक्वल और ऑपोजिट तो होगा ही, लेकिन कोई भी पेयर इक्वल ऑपोजिट होगा ये जरूरी नहीं है क्या होगा? एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए एक सेम इंस्टेंट पे होना पड़ेगा। हाँ, नेचर भी सेम होना पड़ेगा। एक्शन एंड रिएक्शन में क्या होगा? नेचर सेम। एक्शन और रिएक्शन दोनों का क्या होगा? नेचर भी सेम होगा। ये सारी बातें आप ठीक से लिखें। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर सेम इंस्टेंट पे होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर होगा और इक्वल और ऑपोजिट फोर्स होगा। तो ये जरूरी नहीं एक्शन रिएक्शन पेयर होगा और नेचर सेम होगा, सेम इंस्टेंट पे होगा। बार बार मैं कह रहा हूं, इसका आप ध्यान में रखें। क्योंकि यहाँ पे लगता है n बराबर mg है, लेकिन ये बराबर है जरूर, एक दूसरे के ऑपोजिट जरूर है, लेकिन चूंकि सेम ऑब्जेक्ट पर लग रहा है और नेचर अलग अलग है, जिसकी वजह से क्या नहीं है? वो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपके बुक में गिवन है, तो आप उसको आप पढ़ सकते हैं। तब भी मैं एक बार बता देता हूं आपको, ये सारी बातें मैंने यहाँ से बताया, इसको नोट डाउन करें। सबसे पहला, मोर एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ में दिया हुआ है। लेट अस कम बैक टू द एग्जाम्पल ऑफ cricket player catching a ball. The player has to exert a force on the ball to stop it. By Newton's third law, the ball exerts a force of equal magnitude on the hand. मतलब जितना फोर्स मैं लगाता हूं किस पर?
बॉल पर, उतना ही फोर्स बॉल भी किस पर लगा रहा है, हमारे हाथ पर। टेक ए स्मॉल मैग्नेट एंड स्मॉल आयरन नेल, तो मैग्नेट किसको खींचता है, आयरन को, जितने फोर्स से उतना ही फोर्स से आयरन भी मैग्नेट को खींचता है। फिर आप कहेंगे कौन किसके नजदीक जाता है, डिपेंड करता है किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है। इस दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखने के लिए जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। एक्सेलरेशन ज्यादा मतलब वेलोसिटी में चेंज ज्यादा होगा, और जिसका मास बहुत ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन बहुत कम होगा, उसका वेलोसिटी में चेंज इतना कम होगा कि उसको हम डिटेक्ट भी कर नहीं पाएंगे। जैसे इस मार्कर और अर्थ के बीच के बारे में डिस्कशन करें तो दोनों के बीच का जो फोर्स है वो सेम जरूर है, लेकिन होता क्या है, कौन सा फोर्स ज्यादा होता है बताइए, दोनों सेम होता है, तब भी अर्थ के नजदीक कौन जाता है, मार्कर। क्योंकि मार्कर का मास अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, जिसकी वजह से अर्थ के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन है मार्कर का वो बहुत ज्यादा है, और अर्थ का जो एक्सेलरेशन है मार्कर के रिस्पेक्ट में इतना कम है कि उससे पता ही नहीं चलता कि वेलोसिटी में चेंज हुआ या नहीं हुआ। To start walking, you push the ground in the backward direction with your feet. By Newton's third law, the ground also pushes your feet in the forward direction. आप इसका ख्याल रखें, अच्छी बात है कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। होता क्या, आप जब पैदल चलते हैं तो आप ज़मीन को किधर पुश करते हैं, पीछे की तरफ, तो ज़मीन आपके पैर को किधर धकेलता है, आगे की तरफ। तो आपको जो आगे की तरफ धकेलता है वो फ्रिक्शन है, क्या है वो, तो ज़मीन ने फ्रिक्शन, आपने ज़मीन को किधर धकेला, पीछे की तरफ, ज़मीन ने आपको किधर धकेला, आगे की तरफ। तो आपके पैर पर जो फ्रिक्शन लग रहा है ज़मीन के द्वारा वो किधर लगता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जाते भी किधर है आप, जाते किधर है आप, आगे, और फ्रिक्शन भी किधर लग रहा है, आगे। फ्रिक्शन मोशन का अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। मतलब आप जमीन को पीछे धकेल रहे हैं, उतने ही फोर्स से जमीन आपको क्या कर रही है, आगे धकेल रही है। धीरे धीरे समझ जाइएगा, आप जहां आगे रहें और फ्रिक्शन भी किधर है, आगे। क्यों, क्योंकि आप तो जमीन को धकेल पीछे रहे हैं ना, सोचिएगा इस पर, ठीक है। सपोज यू आर ऑन बोट नियर अ शोर and you jump out of the boat. As you jump, you push the boat backwards with your feet. By Newton's third law, the boat pushes you in the forward direction. आप जब बोट से उतरते हैं तो क्या होता है, आप आगे बढ़े, मतलब आप पुश कर रहे हैं किसको, आप एक्चुअली जब कूदते हैं तो आप इसका ख्याल नहीं रहता। आप देखिएगा जब आप कूदते हैं तो किधर वो जो नाव है पीछे चले जाता है। एक्चुअली आप नाव को पीछे की तरफ पुश किए, जिससे नाव भी आपको क्या किया, आगे की तरफ पुश किया, और आप आगे चले जाते हैं, ठीक है। When a bullet is fired from a gun, the gun recoils. मतलब बुलेट पर कौन फोर्स लगा रहा है, गन। जितने फोर्स से बुलेट गन पर फोर्स लगा रहा है, सॉरी, गन बुलेट पर फोर्स लगा रहा है जिससे बुलेट बाहर जाता है, उतने ही फोर्स से बुलेट भी गन पर फोर्स लगा रहा है। क्योंकि बुलेट का मास ज्यादा है इसलिए बुलेट का एक्सेलरेशन कम है, लेकिन वो फील होता है जो पकड़ के रखता है। अ जेट प्लेन एक्सेलरेट्स बाय इजेक्टिंग गैसेस इन द बैकवर्ड। अब देखते होंगे जो जेट प्लेन है वो क्या करता है, धुआं किधर निकालता है, पीछे की तरफ, और जितना फोर्स से धुआं पीछे की तरफ जाता है उतने ही जितना फोर्स कौन लगा रहा है, इजेक्ट कर रहा है, कौन, प्लेन, जितने फोर्स से धुआं को, उतना ही फोर्स धुआं भी किस पर लगा रहा है, स्मोक भी किस पर लगा रहा है बताइए, जो गैस है, एक्चुअली जो गैस इजेक्ट कर रहा है कौन, जेट प्लेन, जितने फोर्स से गैसेस को, गैस भी उतना ही फोर्स किस पर लगा रहा है, जेट प्लेन पर, जिससे वो आगे बढ़ जाता है। इन अ टग ऑफ वार, टू टीम होल्ड्स अ रोप एंड ईच टीम ट्राइज टू पुल द अदर ओवर। एक्चुअली क्या होता है, जो टग ऑफ वार में देखिएगा तो जमीन को पुश किया जाता है, ठीक है ना। अगर आप एक तरफ स्लिपरी होगा, मतलब एक तरफ क्या होगा, चिकना सरफेस होगा, तो उधर के लोग हार जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है। तो जो जितना ज्यादा पुश कर पाएगा किसको, ग्राउंड को, उतना ज्यादा वो, उसका चांस उतना ज्यादा होगा जीतने का। इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। एक यहाँ पे दिया हुआ है स्प्रिंग बैलेंस का, एक एक्टिविटी दिया हुआ है कि एक स्प्रिंग बैलेंस से आप किसी को खींच रहे, दूसरा स्प्रिंग बैलेंस उससे क्या हुआ है, अटका हुआ है, जिससे एक दूसरे को खींचिएगा। तो अगर ये 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो इस स्प्रिंग बैलेंस में भी कितना न्यूटन शो करेगा, 3 न्यूटन का। यहाँ पे एक बात दिखा हुआ है कि यहाँ लेस फोर्स मोर फोर्स नहीं होता है ऐसा। जब एक्शन रिएक्शन पेयर होता है तो जितना फोर्स ए ने बी पर लगाया उतना ही फोर्स बी ने ए पर लगाया। यहाँ पे गलत कुछ दिया हुआ है, देख लीजिएगा, मतलब ये गलती ढूंढने का है, तो ये आप गलती ढूंढ लीजिएगा। अब आते हैं एक्सेलरेशन। जो मैंने पहले ही कहा कि फोर्स सेम होता है बट एक्सेलरेशन अलग अलग होता है, इसके लिए चिंता करना नहीं, मैंने तो बता ही दिया। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन में क्या होगा बताइए, दोनों जो फोर्सेज होंगे एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, इक्वल होगा, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर लगेगा, नेचर सेम होगा, सेम इंस्टेंट पे होगा, कोई पहले नहीं होगा। तो सारी बातों का ख्याल रखना है। यहाँ पे टॉपिक है तो मैं लिख ही दे रहा हूँ, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सेलरेशन produced by an action reaction pair।
बाय एन एक्शन रिएक्शन पेयर। फिर मैं कह रहा हूं ऐसे लिखा जाता है एफ ए बी, मतलब फोर्स ऑन ए बाई बी। ये होगा फोर्स ऑन बी बाई ए, दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, बट दोनों एक दूसरे के क्या ऑपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड में लिखें तो क्या होगा एफ ए बी बराबर क्या होगा एफ बी ए, ये मैग्नीट्यूड में हो गया बराबर होगा, और डायरेक्शन एक दूसरे के चूंकि ऑपोजिट होगा इसलिए हमने क्या लगाया माइनस। और ये दोनों मिलके अगर एक साथ एक सिस्टम माने तो कौन से फोर्सेस होंगे इंटरनल फोर्सेस, उसके बारे में डिस्कशन हम लोग धीरे धीरे करेंगे। ये बात आपको समझ आ रही है? बहुत तेज़ हो रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें कि ये तेज़ हो रहा है, तो सर आप प्लीज़ स्लो पढ़ाएं, या आपके पास यूट्यूब में ऑप्शन है कि आप स्लो करके भी देख सकते हैं, बहुत बड़ा चैलेंज नहीं। तो ये बात समझ आ गई कि जो दोनों बराबर होगा, बराबर क्या होगा बताइए मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि फोर्स ऑन ए मतलब ए का एक्सेलरेशन होगा तो मास भी किसका होगा ए का होगा। फोर्स ऑन बी, बी का जब बी के बारे में जब बात करेंगे तो बी का मास होगा और बी पर क्या होगा एक्सेलरेशन होगा। ये बात समझ आ रही है? तो अगर मास इनटू एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जितना फोर्स ए बी पर लगाएगा उतना ही फोर्स बी ए पर लगाएगा, तो अब क्या बात आती है कि मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट है, फिर मैं कह रहा हूं मास और एक्सेलरेशन दोनों को गुना करके कांस्टेंट रहेगा, एक ज्यादा होगा दूसरा कम होगा, एक कम होगा दूसरा ज्यादा होगा, और अगर दोनों का मास सेम है तो दोनों का एक्सेलरेशन भी क्या होगा सेम होगा। तो ख्याल में रखें कि जब ए बी पर फोर्स लगाएगा और बी ए पर फोर्स लगाएगा, और अगर दोनों का मास सेम है तो दोनों पर जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा वो दोनों का सेम होगा, दैट इज दोनों का वेलोसिटी का चेंज जो होगा, चेंज होने का जो रेट होगा वो सेम होगा। तो आप ये समझ जाइएगा। अब समझ आ रहा होगा कि मार्कर किस पर फोर्स लगा रहा है अर्थ पर, अर्थ भी किस पर फोर्स लगा रहा है मास पर। क्योंकि मार्कर का मास क्या है बहुत कम है तो मार्कर का एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, और चूंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो अर्थ का एक्सेलरेशन क्या है बहुत कम है। इसी को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, ठीक है ना, समझ आ रहा होगा। फिर मैं कह रहा हूँ आई एम रिपीटिंग दिस कि फोर्सेस सेम है, ए जितना बी पर लगाएगा उतना ही फोर्स बी भी किस पर लगाएगा ए पर। चूंकि एक का मास ज्यादा होता है तो एक का एक्सेलरेशन, मोर मास लेस एक्सेलरेशन, लेस मास मोर एक्सेलरेशन, लिख सकते हैं इसको लेस मास मोर एक्सेलरेशन, मोर मास एक्स, कम मास ज्यादा एक्सेलरेशन, ज्यादा मास कम एक्सेलरेशन, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लें। हमारा टॉपिक शुरू होगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नोट डाउन कर लें कि कम मास होगा तो ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और ज्यादा मास होगा तो कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। हिंदी में ही नोट डाउन कर लें आप। चल अब हमारे टॉपिक को कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैं इसको सीधे न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से एक्सप्लेन कर दूंगा, इसको अलग अलग कराया गया है लेकिन मैं इसको न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या करूंगा एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्चुअली क्या न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, फोर्स ऑन ए बाई बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी बाई ए। आप लिख सकते हैं इसको, फिर फोर्स लिखने का तरीका है फोर्स किस पर ए पर लग रहा है, किसके द्वारा बी के द्वारा, फोर्स किस पर लग रहा है बी पर, किसके द्वारा ए के द्वारा। दोनों एक दूसरे के क्या होगा बराबर होगा, लेकिन एक दूसरे के क्या होगा ऑपोजिट होगा। फिर मैं कह रहा हूँ ये एक्शन रिएक्शन पेयर में जो फोर्सेज हैं एक दूसरे के बीच एक सिस्टम मान लेते हैं, तो कौन से फोर्सेज हैं इंटरनल फोर्सेज। कौन से फोर्सेज इंटरनल फोर्सेज, ठीक है। अब जो फोर्स ए पर लग रहा है तो किसका मोमेंटम चेंज होगा, ए का मोमेंटम चेंज होगा, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। ये किसका सिंबल है चेंज का, पी मतलब मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल किसका होगा बताइए ए का, ठीक है। उसके बाद बराबर माइनस चेंज इन मोमेंटम बटे टाइम टेकन किसका बताइए बी का। ये बात आपको आराम से समझ आ रही होगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब मोमेंटम का चेंज मतलब मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है बताइए, मास इनटू वेलोसिटी, कोई शक इसमें नहीं है। अब क्या होगा आप बताएं, मोमेंटम का चेंज डेल्टी डेल्टी टाइम टेकन तो सेम होगा, मोमेंटम का चेंज किसका बताइए ए का, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम किसका ए का,
यहाँ पे क्या होगा माइनस में P फाइनल माइनस P इनिशियल, किसका, B का। आराम से उतारे हैं, मैं फिर इसको लेके आगे बढ़ूंगा। उतार चुके, चलिए अब क्या होगा P फाइनल किसका बताइए, A का। यहाँ पे क्या होगा माइनस P फाइनल B का, इस पार आएगा तो क्या होगा प्लस P फाइनल किसका, B का। ये लिखने का तरीका मैंने बनाया है, ऐसा ज़रूरी नहीं आप ऐसा लिखें। फिर क्या होगा बराबर माइनस P इनिशियल A का, उस पार जाएगा तो क्या होगा P इनिशियल A का माइनस माइनस प्लस उसी पार रखे हैं P इनिशियल किसका, B का। आप देखे होंगे मैंने क्या बोला, A और B मिलके हमने एक सिस्टम बनाया। A और B दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मिलके हमारा एक सिस्टम है। A किस पर फोर्स लगा रहा है बताइए, B पर, और B किस पर फोर्स लगा रहा है, A पर। आप बुक में देखे होंगे पहले क्या किया होगा, वो पहले इनिशियली, मैं ये अभी नहीं करा रहा हूँ, यहाँ देखे होंगे आप, इनिशियली ये U स्पीड पे चल रहा है, पीछे वाला, आगे वाला U2 स्पीड पे, पहले वाला U1 स्पीड पे। तो पीछे वाले की स्पीड ज़्यादा है और आगे वाले की स्पीड कम है, तो पीछे वाले ने आगे वाले को धक्का मारा, तो क्या हुआ फिर वेलोसिटीज चेंज हो गई, मतलब मोमेंटम चेंज हो गया। तो वही सारी बातें यहाँ पे हो रही हैं, मेरी बात समझ आ रही है। तो क्या हुआ, मैंने A B पर फोर्स लगाया, मैंने नहीं, A ने किस पर फोर्स लगाया, B पर, B ने किस पर फोर्स लगाया, A पर। अभी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यहाँ पे तीसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो A ने फोर्स किस पर लगाया, B पर, B ने फोर्स किस पर लगाया, A पर। तो हमने इसको जब सॉल्व किया तो आगे क्या पता चला कि फाइनल जो मोमेंटम है A का और B का मिला के, इनिशियल मोमेंटम जो A और B का मिला के है वो पूरा सेम है। दैट इज टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम फाइनल बराबर क्या होगा, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इनिशियल। दैट इज इनिशियल मोमेंटम बराबर क्या हो गया हमारा, फाइनल मोमेंटम। तो P इनिशियल बराबर क्या हो गया, P फाइनल। मतलब मोमेंटम क्या हो गया, चेंज नहीं हुआ। दैट इज A B पर लगा रहा है और B A पर लगा रहा है और तीसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो मोमेंटम क्या रह रहा है, कंजर्व। तो मोमेंटम नहीं बदलने का मतलब मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। मेरी बात समझ आ रही है। अगर क्या हो कि A किस पर लगा है, B पर, और B A पर, दैट इज एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, तो वो जो सिस्टम है उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, उस सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी। तो मोमेंटम कंजर्व होगा किसके लॉ से आया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। तो इसको डिफाइन करेंगे, ये आप अच्छे से नोट डाउन करें। आई थिंक अब आपको ये बात समझ आ रही है, नोट डाउन करें। ठीक है, एक तो ये बात हो गई, इससे हमारा कंजर्वेशन ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी इसको कहते हैं, लिखा भी होगा कहीं, व्हाट एवर, मैं इस पे नहीं जा रहा। तो आप बुक में देखे होंगे, जैसे फोर्स का क्या फॉर्मूला है बताइए, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला है चेंज इन मोमेंटम बटे टाइम टेकन। इसको क्या कर दें अगर हम, जीरो, नेट फोर्स क्या हो गया बॉडी पर, जीरो। तो डेल पी क्या हो जाएगा बताइए, जीरो, डेल पी जीरो, डेल टी जीरो, डेल जीरो, जीरो इंटू डेल टी जीरो हो जाएगा। डेल पी जीरो मतलब क्या, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, जीरो। तो पी फाइनल बराबर क्या होगा, पी इनिशियल। एक तो ऐसे भी बात हम समझ सकते हैं कि अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। और यहाँ पे सिस्टम की बात कर रहे हैं कि A किस पर लगा रहा है फोर्स, B पर, और B किस पर फोर्स लगा रहा है, A पर, जिससे भी क्या प्रूफ हो जाता है कि पूरा मोमेंटम जो होगा हमारा वो कंजर्व रहेगा, या नेट फोर्स जीरो होगा। वैसे भी A और B एक सिस्टम है जिसमें बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, आपस में ही फोर्सेज लग रहे हैं, A B पर लगा रहा है, B A पर लगा, इंटरनल फोर्सेज है, सिर्फ इंटरनल फोर्सेज का इन्वॉल्वमेंट हो तो क्या होगा, हमारा मोमेंटम कंजर्व रहेगा। या ऐसे समझ सकते हैं कि नेट फोर्स जीरो होगा तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, ऐसा लिख सकते हैं कि मास इंटू वेलोसिटी फाइनल बराबर मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल, मास मास कैंसिल, तो वेलोसिटी फाइनल बराबर क्या होगा, वेलोसिटी इनिशियल। ये तो एक ही बॉडी पर बात हो गई। यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन तब भी वो इंटरनल फोर्सेज है, वो जो अलग अलग बॉडीज है वो आपस में इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, तो मोमेंटम में चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी में भी चेंज नहीं होगा क्योंकि मास हमारा कांस्टेंट है। चलिए ये अलग बात हो गई। तो इससे हम क्या लिखेंगे, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन को
डिफाइन करेंगे। आप लिख सकते हैं, इसको उतार लें आप। चलिए, तो एक्सप्लेनेशन हो गया। कैसे लिखेंगे बताइए? इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम of particles is zero, of particles is zero, the linear momentum of the system, comma, the linear momentum of the system remains constant, बदलता नहीं है, remains कांस्टेंट। उसके बाद जो यहाँ पे एक प्रूफ हमने बताया वो एक्चुअली दूसरा टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसको मैंने प्रूफ किया। वो मैंने इस तरीके से प्रूफ किया, यहाँ पे कुछ और तरीका है, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो हमारा जितना सारा यहाँ पे इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हमें करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम SC वर्मा के क्वेश्चंस करेंगे क्लास 9 का। आपको डरने की ज़रूरत नहीं कि हम 11th वगैरह लेके आ जाएंगे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आप नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करें। मैंने जितनी सारी बातें पढ़ा है उसको आप अच्छे से पढ़ लें। फोर्स क्या है, उसके बाद सीधे हम लोग गैलीलियो के बारे में डिस्कशन किया, वहाँ से इनर्शिया का कंसेप्ट आया, न्यूटन ने वहाँ पे फर्स्ट लॉ दिया, उसके बाद सेकंड लॉ पढ़ा जिससे फोर्स का फार्मूला आया, फिर थर्ड लॉ आया। थर्ड लॉ में हमको मेन बात जाननी है कि एक्शन रिएक्शन पेयर में दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर लगता है, सेम इंस्टेंट पे लगता है, नेचर सेम होता है, एक दूसरे के ऑपोजिट होता है और मैग्नीट्यूड में बराबर होता है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।